हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और आज का ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 22 है। इससे पहले की वीडियोज़ में भी हमने DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हमने इससे पहले की वीडियो में कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग पार्ट 3 के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है। कार्बन, वाष्प व जल की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार है एंथ्रेसाइट। यह सर्वोत्तम कोयला माना जाता है और इसमें कार्बन की मात्रा 80 to 95% तक पाई जाती है। फिर दूसरा टाइप है बिटुमिनस। यह द्वितीय श्रेणी का कोयला है और इसमें कार्बन की मात्रा 55 to 80% तक होती है। तीसरा टाइप है लिग्नाइट और यह घटिया किस्म का भूरा कोयला है और इसमें कार्बन की मात्रा 40 to 55% तक होती है। और चौथा टाइप है पीट। इस प्रकार में कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है तथा यह जलने पर अधिक राख व धुआं निकालता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शेर शाह सूरी मार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है और इसे शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री का उत्पादन करते हैं जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बुनियादी या मूलभूत उद्योग। ऐसे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री का उत्पादन करते हैं उन्हें मूलभूत या बुनियादी उद्योगों की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमीनियम उद्योग आदि। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु विद्युत बिजली संयंत्र कर्नाटक में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कैगा। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कर्नाटक में स्थापित किया गया है और इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 880 मेगावाट है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, गुजरात के सलाया से उत्तर प्रदेश के मथुरा तक बनाई गई पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1256। सलाया मथुरा पाइपलाइन खंबात क्षेत्र के अशुद्ध तेल को कोरमग्राम होते हुए कोयली तथा मथुरा शोधनशाला तक पहुंचाती है और इसकी कुल लंबाई 1256 किलोमीटर है। और देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर है और इसे HVJ पाइपलाइन भी कहते हैं और इसकी लंबाई 4222 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, उस राज्य की पहचान करिए जिसमें धान की तीनों किस्में आस, अमन तथा बोरो की फसलें उगाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, असम। असम मुख्यतः कृषि प्रधान राज्य है और इस राज्य में धान की तीनों किस्में आस, अमन तथा बोरो तीनों ही उगाई जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, स्वामित्व के आधार पर उद्योग वर्गीकृत किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला लोक क्षेत्रक यानी पब्लिक सेक्टर, दूसरा निजी क्षेत्रक यानी प्राइवेट सेक्टर, तीसरा ज्वाइंट सेक्टर और चौथा कोऑपरेटिव सेक्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 8, एकमात्र देश जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को आधिकारिक रूप से अपने देश की प्रगति से जोड़ा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भूटान। भूटान एकमात्र ऐसा देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को आधिकारिक रूप से अपने देश की प्रगति से जोड़ा है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा बंदरगाह अरब सागर की रानी नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो कि वेम्बनाड कयाल के निकट स्थित है और इसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, कौन इनमें अग्रणी कॉफ़ी उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्राज़ील।
कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक देश वर्तमान में ब्राज़ील है। ब्राज़ील, वियतनाम व कोलंबिया क्रमशः पहले, दूसरे एवं तीसरे सबसे बड़े कॉफ़ी उत्पादक देश हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 का उद्देश्य क्या था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, क्षेत्रीय समानता। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास में तेजी लाना, भारी उद्योग एवं मशीनों के निर्माण पर बल देना, सार्वजनिक क्षेत्र को विस्तृत करना, आय एवं धन में असमानता को कम करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 12, भारत में जब भी गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है, एक न्यूनतम खाद्य आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता था। एक ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति के लिए औसत कैलोरी की मात्रा कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2400 कैलोरी। भारत में जब भी गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता था, एक न्यूनतम खाद्य आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता था। एक ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति के लिए औसत कैलोरी की मात्रा 2400 कैलोरी है और शहरी क्षेत्र के लिए व्यक्ति के लिए 2100 कैलोरी की आवश्यकता होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, विश्व बैंक द्वारा देशों को वर्गीकृत करने के लिए प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट 2006 द्वारा माने जाने वाला प्रमुख मानदंड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय विश्व बैंक द्वारा देशों को वर्गीकृत करने के लिए प्रकाशित विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा माने जाने वाला प्रमुख मानदंड है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, उस कार्यक्रम का नाम बताइए जो स्वेच्छा से कार्य करने के इच्छुक अदक्ष व्यक्ति को न्यूनतम 10 दिन का रोजगार देने की गारंटी देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नरेगा। नरेगा, जिसे अब मनरेगा के नाम से जानते हैं, स्वेच्छा से कार्य करने के इच्छुक अदक्ष व्यक्ति को न्यूनतम 10 दिन का रोजगार देने की गारंटी देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों में डैश खनिज पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लोड्स। आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों में लोड्स खनिज पाया जाता है। इन चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विदरों में मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, जूट की फसल किस मृदा में अच्छी उगती या पैदा होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। जूट एक उष्णकटिबंधीय पौधा है और इसकी फसल हेतु हल्की बलुई या चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, आपदाएं 4 वर्गों में वर्गीकृत है। बाढ़ किस वर्ग के अंतर्गत आती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जलीय। बाढ़ जलीय आपदा के अंतर्गत आती है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, हरित क्रांति की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया था। इस टिकट पर अंकित था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गेहूं क्रांति जुलाई 1968। हरित क्रांति की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया था और इस टिकट पर गेहूं क्रांति जुलाई 1968 अंकित था। फिर क्वेश्चन नंबर 19, बफर स्टॉक के रूप में गेहूं तथा चावल का भंडार सरकार द्वारा किसके तहत किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय खाद्य निगम। बफर स्टॉक के रूप में गेहूं तथा चावल का भंडारण सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु को किस वर्ष कमीशन किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1982 में। सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु को वर्ष 1982 में कमीशन किया गया था। इस संयंत्र को पास के क्षेत्र से लौह अयस्क, चूना पत्थर तथा लौह मिश्र धातु प्राप्त होती है एवं इसको विद्युत आपूर्ति नावेली से की जाती है। अब हम लोग पार्ट 4 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन है, 1954-1968 के बीच अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन का क्या महत्व है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यह नस्ल विरोधी कानूनों के खिलाफ चला आंदोलन था। अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों द्वारा
1954 से 1968 के बीच अमेरिका में रंग भेद एवं नस्ल भेद विरोधी कानूनों के विरुद्ध व्यापक जन आंदोलन चलाया गया था और इसके परिणाम स्वरूप नस्ल भेद समाप्ति हेतु अनेक संघीय कानून पास किए गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, वे सभी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रक उपक्रम जो 10 या 10 से ज़्यादा कामगारों को नियोजित करते हैं कहे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फॉर्मल सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट यानी औपचारिक क्षेत्रक प्रतिष्ठान। ऐसे उपक्रम जो 10 या 10 से अधिक कामगारों को नियोजित करते हैं वो फॉर्मल सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी परिस्थिति जब लिए गए कर्ज पर ब्याज अदायगी हेतु नया ऋण लेना पड़े उसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ऋण जाल यानी डेट ट्रैप। ऐसी परिस्थिति जब लिए गए कर्ज पर ब्याज अदायगी हेतु एक नया ऋण लेना पड़ता है तो उसे डेट ट्रैप कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निष्ठा परिवर्तन कर यदि एक व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है तो जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दल बदल। दल बदल का अर्थ है एक दल को छोड़कर दूसरे दल में सम्मिलित होना और यह प्रक्रिया चुनाव के पूर्व एवं चुनाव के बाद किसी भी समय पर हो सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, किसने वर्ष 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, काशीराम। बहुजन समाज पार्टी का गठन 14 अप्रैल 1984 को काशीराम द्वारा किया गया था और वर्तमान अध्यक्ष सुश्री मायावती तथा सचिव R.K. कुशवाहा हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, एक उधारकर्ता ऋण प्राप्ति हेतु अपनी संपत्ति जो वह गारंटी के रूप में ऋणदाता के पास रखता है जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलेट्रल या संपार्श्विक। फिर क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा देश द्विदलीय प्रणाली का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम और USA ये दोनों ही द्विदलीय प्रणाली के उदाहरण हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8, बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस थे। फिर क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 1970 से 1993 के बीच किस विषय को लेकर एवं बेल्जियम के नेतृत्व ने अपने संविधान को कितनी बार संशोधित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 बार, सभी एकता से साथ में रहें। बेल्जियम नेतृत्व ने धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक विविधता के एकीकरण को साधने के लिए 1970 और 1993 के बीच अपने संविधान को 4 बार संशोधित किया ताकि राष्ट्र के लोगों में एकता और सामंजस्य बना रहे। फिर क्वेश्चन नंबर 10, बार्टर प्रणाली का आवश्यक गुण विशेषता क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यानी जरूरतों या इच्छाओं का दोहरा संयोग। फिर क्वेश्चन नंबर 11, वे सामाजिक मतभेद जिससे गंभीर सामाजिक मतभेद होने की संभावना होती है कहे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओवरलैपिंग डिफरेंसेस यानी अतिच्छादित मतभेद। वे सामाजिक मतभेद जिससे गंभीर सामाजिक मतभेद होने की संभावना होती है उन्हें अतिच्छादित मतभेद कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, बेल्जियम के राजधानी क्षेत्र में बहुतायत रूप से बोली जाने वाली भाषा का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रेंच। फ्रेंच राजधानी क्षेत्र में बहुतायत बोली जाने वाली भाषा है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, सभी उम्मीदवारों को जो चुनाव लड़ रहे हैं चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति तथा आपराधिक केसों जो कि अभी लंबित है के बारे में सूचना देनी होती है। ऐसी कोई भी घोषणा कही जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शपथ पत्र। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में चुनाव लड़ रहे प्रत्येक उम्मीदवार को अपने संपत्ति एवं आपराधिक केस के बारे में शपथ पत्र में सही एवं पूर्ण जानकारी देना आवश्यक है और इस शपथ पत्र को फॉर्म संख्या 26 कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष के चुनाव में जनता दल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मंडल रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1989 में।
जनता दल ने 1989 के चुनाव में अपने चुनावी घोषणा पत्र में मंडल रिपोर्ट को लागू करने का वादा किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, एक सामान्य प्रकार के स्वयं सहायता ग्रुप में कितने सदस्य होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 15 से 20। एक सामान्य प्रकार के स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 सदस्य होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से उस देश को पहचानिए जो परिसंघ के लिए एक साथ हुए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यूएसए। यूएसए एक ऐसा देश है जो परिसंघ के लिए एक साथ हुए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 17, इजराइल की विधायिका का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए नेसेट। इजराइल की विधायिका को नेसेट कहा जाता है। नेसेट में सदस्यों की कुल संख्या 120 होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, चगुआरा मास की संधि कब हस्ताक्षरित की गई ताकि स्वतंत्र वेस्ट इंडीज द्वीप पर संयुक्त प्राधिकार स्थापित किया जा सके? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 1973 में। चगुआरा मास की संधि वर्ष 1973 में हस्ताक्षरित की गई ताकि स्वतंत्र वेस्ट इंडीज द्वीप पर संयुक्त प्राधिकार स्थापित किया जा सके। फिर क्वेश्चन नंबर 19, चेक तथा बैलेंस प्रणाली किस प्रकार की सरकार शक्ति सत्ता बंटवारे की व्यवस्था में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी क्षैतिज रूप से सत्ता का बंटवारा। चेक एवं बैलेंस प्रणाली संवैधानिक शासन एवं शक्ति पृथक्करण का आधार है और यह क्षैतिज रूप से सत्ते के बंटवारे प्रकार की सरकार में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, साम्यवादी दल सीपीआई का मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी मार्क्सवादी लेनिनवादी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सर्वहारा की तानाशाही एवं साम्यवादी शासन की स्थापना को लेकर अपना उद्देश्य मानती है और इसका मार्गदर्शक सिद्धांत मार्क्स एवं लेनिन की सशस्त्र क्रांति द्वारा साम्यवादी समाज की स्थापना है और भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में एम.एन. रॉय ने की थी। अब हम लोग पार्ट 5 में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा अकेले देश के लिए एक स्वदेशी संविधान बना सकती है जो सही मायनों में लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाला होगा, यह किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। यह कथन महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता पर अध्ययन से पता चलता है कि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा गरिमा को बढ़ाना। फिर क्वेश्चन नंबर 3, आईआरडीपी का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1978 के वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किया गया था और 1980 के दौरान लागू किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गरीब समुदाय को रोजगार के अवसर प्रदान करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में कब तख्तापलट का नेतृत्व किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अक्टूबर 1999 में। 12 अक्टूबर 1999 को आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ सरकार का तख्तापलट कर सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, बैम सेफ का विस्तारित अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी बैकवर्ड एवं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन। बैम सेफ का विस्तारित अर्थ है पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ। फिर क्वेश्चन नंबर 6, अप्रैल 2006 के लोकप्रिय आंदोलन के बाद नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी गिरिजा प्रसाद कोइराला। नेपाल में राजशाही को समाप्त करने के लिए लोकतंत्र आंदोलन चलाया गया और वर्ष 2006 में राजा ज्ञानेंद्र के शाही शासन को समाप्त कर नेपाल गणतांत्रिक शासन की स्थापना की गई तथा 24 अप्रैल 2006 को गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री चुना गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7, सर्वोच्च न्यायालय विधायिका के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है और देश में किसी भी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई की संवैधानिक वैधता निर्धारित कर सकता है जब भी इसे चुनौती दी जाती है, इसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू।
फिर क्वेश्चन नंबर 8, स्थापित लोकतंत्र किस प्रकार की चुनौती का सामना करते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, लोकतंत्र का विस्तार। स्थापित लोकतंत्र का अर्थ है निश्चित समय में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार करना। यह विकसित लोकतंत्र के विपरीत है। भारत एवं अमेरिका जैसे देशों में स्थापित लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र के विस्तार की है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 73वां संशोधन अधिनियम। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया और संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची तथा भाग 9 जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास निर्देश, आदेश या डैश जारी करने की शक्ति है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, रिट्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय को मूलाधिकारों के प्रवर्तन हेतु 5 प्रकार के रिट्स निकालने की शक्ति प्राप्त है। पहला परमादेश, दूसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने DSSB TGT सोशल साइंस के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह DSSB TGT सोशल साइंस के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।